हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोग क्लास 10th का सही तरीके से जो होता है तैयारी आप लोग कर रहे होंगे, ऐसा हमें पूरा उम्मीद है। क्योंकि इस कारण से कि आप सभी का हाल लेने के लिए मैं बहुत बहुत दिनों पर जिसे कह सकते हैं लगभग 1 सप्ताह हो गया है। क्योंकि इस कारण से 1 सप्ताह हो गया है, हम वीडियो तो हमेशा रोज़ अपलोड करते हैं। क्योंकि हमारे जो शरीर में होता है स्वास्थ्यिक जो शारीरिक स्वास्थ्य, एक होता है मानसिक स्वास्थ्य और एक होता है शारीरिक स्वास्थ्य। तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य जो होता है अभी खराब चल रहा था, यानी कि हम कुछ भी सही तरीके से बोल नहीं पा रहे थे और बोलने में अक्षम थे। इसी कारण से आप सभी के पास वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, आप सभी लोग को सही तरीके से नहीं पढ़ा पा रहे थे। इसी कारण से वीडियो बनाना बंद कर दिए थे थोड़ा सा के लिए। अब रेगुलर चलेगा। अब सभी को हमेशा जो होता है अपने रूटीन के अनुसार सुबह 7 बजे आप लोग आ जाइएगा इस चैनल पर, नशा ऑनलाइन क्लासेस पर। और जो होता है अपने क्लास 10th का ओनली फॉर मैथ का तैयारी सही तरीके से कर पाइएगा। तो चलिए आज आप सभी को एक बात बता देते हैं। तो सबसे पहले वह बात क्या है, आप लोग 9th क्लास पढ़े होंगे, 9th क्लास के बाद 10th क्लास में आए हैं, यानी कि आप लोग 9th क्लास में भी कुछ न कुछ पढ़ लिए होंगे। और उसी के आधार पर, उसी पर आधारित हम लोग एक चैप्टर को देखने वाले हैं। और वह चैप्टर आप सभी को पता होगा। तो वह चैप्टर क्या है, आप लोग अपने माइंड में सोचिए कि कौन सा चैप्टर हो सकता है। अगर सही से कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट सही तरीके से अगर वीडियो को देखता है तो उन सभी को पता चल गया होगा थंबनेल देखकर। जो थंबनेल होता है वीडियो के सबसे पहले दिखाई देता है, पहले फोटो दिखाई देता है, फोटो दिखता है और जो होता है उसके बाद उस पर क्लिक करने के बाद वीडियो दिखना चालू हो जाता है। तो आप सभी को पता है कि आज हम लोग 2 चरों वाली, यानी कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण, ये क्लास 9th में पढ़े थे। 2 चर वाला रैखिक समीकरण जो होता है क्लास 9th में पढ़ने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर नया क्या है, क्लास 10th में हम लोग नया क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर नया ये करने वाले हैं कि इसमें एक युग्म लगा हुआ रहेगा, युग्म। अब ये युग्म क्या है उसे थोड़ा सा सही तरीके से समझ पाते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पर हेडिंग लगा लेते हैं। हेडिंग आप सभी को इंटरेस्ट जगाने के लिए हेडिंग सबसे पहले नहीं लगाए थे। अब यहाँ पर हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं अपने मार्कर से। हमारे पास तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इस कारण से थोड़ा सा असुविधा आप सभी को मिल सकता है। जब स्मार्ट बोर्ड हो जाएगा आप सभी को, जैसे ही आप लोग वीडियो को क्लिक कीजिएगा, वीडियो से पहले भी वही थंबनेल दिखाई देगा और वीडियो के बाद भी वही थंबनेल दिखाई देगा। यहाँ पर हमें हेडिंग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप सभी को यहाँ पर थंबनेल के अनुसार ही बता देंगे कि कौन सा चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। तो आज जो हम सभी को पढ़ना है वह पढ़ना है 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, तो अब आप सभी का क्लास सही हो गया। तो यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हमारा चैप्टर है, जो लेसन है, लेसन हो गया 3। LESSON होता है, यहाँ पर शॉर्ट में LES लिखते हैं। और लेसन जो हो गया यहाँ पर 3 हो गया। और हमारे NCERT बुक में, जो NCERT बुक होता है उसमें लेसन 3 में जो पढ़ना है वह पढ़ना है 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। यह 2 चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है। आप सभी लोग, एक सेंटेंस होता था पहले, वह सेंटेंस क्या है,
वो आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, सिर्फ उसमें से थोड़ा सा आप सभी को रिवीजन के रूप में हम लोग कर लेते हैं, जो क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे और सही तरीके से अध्ययन किए थे। तो जैसे कि हम सभी को एक वाक्य बोला जाता था कि यदि हम कोई भी एक पेंसिल खरीदते हैं, जैसे कोई भी पेंसिल खरीदते हैं और वह पेंसिल हम लोग को संख्या 4 में खरीदना होता था। जैसे कि हम लोग 4 पेंसिल खरीद लेते हैं और साथ ही में 4 जो होता है उसका छीलने वाला होता है, जिसको हम लोग कटर कहते हैं, या तो दूसरा रबड़ ले लेते हैं। रबड़ सही तरीके से समझ पाएंगे। एक इरेजर होता है जिसको हम लोग छीलने वाला बोलते हैं। यानी कि सबसे पहले तो 4 की संख्या में पेंसिल ले लेते हैं और उसके बाद जो होता है थोड़ा सा कम 3 की संख्या में हम लोग रबड़ ले लेते हैं। तो इन दोनों को जब हम खरीदे थे तो हमें 40 रुपया देना हुआ था, यानी कि हमने 40 रुपया दिया था। तो वह प्रश्न क्या है, सबसे पहले तो 4 पेंसिल खरीदे थे, 4 पेंसिल, और साथ ही 3 की संख्या में रबड़ खरीदे थे। रबड़ जो होता है, पेंसिल से जब किसी भी बुक या कॉपी पर हम लोग लिख देते हैं, उसे मिटाने के लिए रबड़ का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम रबड़ कहते हैं। तो यहाँ पर इन सभी को किस प्रकार से दर्शाया जाता है, कैसे करके मान निकाला जाता है, इन सभी के बारे में हम लोग समझ पाए थे। जैसे कि हम लोग को सबसे पहले मान लेना होता है कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर एक रबड़ का मूल्य 22 रुपया है। अच्छा, यहाँ पर चर हम लोग को मान लेना है, कोई भी संख्या चर के रूप में मान लेते हैं। और उसके बाद जब इन दोनों को एक साथ गुणनफल तथा योग करते हैं तो हमें 40 रुपया, यानी कि 40 रुपया देना होता है। तो ये सारे प्रश्न हम लोग समझ पाए थे और समझकर आगे बढ़ गए हैं। अब क्लास 10th में है, थोड़ा सा अक्षर हमारा जो है वह खराब है, उस पर थोड़ा सा इग्नोर कीजिए और जो लिखा हुआ है हम वर्ड बोल रहे हैं उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले तो इस प्रकार का प्रश्न रहता था और इसी को आज हम सभी को समझना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। तो इसके आगे भी और प्रश्न रहेंगे, उनको सिद्ध करना है। ये तो शॉर्ट तरीका से सिर्फ एग्जाम्पल लिए थे कि x y मानकर हम लोग बनाया करते थे और समझ पाते थे। तो चलिए, यह 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म क्या है आप ही लोग बताइएगा, हम कुछ नहीं बताएंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि चर संख्या होता क्या है, चर क्या होता है। तो सबसे पहले तो चर उस संख्या को कहते हैं, चर उस संख्या को कहते हैं जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, उसी को चर कहते हैं। अब बताइए, यहाँ पर हम कोई भी संख्या 7 ले लेते हैं, क्या 7 का मान कभी बदलता है? 7 का मान हम लोग बदल सकते हैं। जैसे कि 7 के स्थान पर हम मन किया तो 20 लिख दिए, यहाँ पर 7 नहीं है, ये 20 है, 7 को हमने 20 लिख दिया। क्या ऐसा कभी कर सकते हैं? तो ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगर इसको ऐसे कर देंगे तो हमारा माना हुआ जो सेंटेंस होगा, हमारा जो माना हुआ बात है, वह बिल्कुल सभी तरीके से गलत है। तो यहाँ पर चर कहते किसे हैं? वैसा संख्या, जैसे हम लोग को अभी बताए कि 4 पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है, एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है। तो यहाँ पर x का हमेशा मान बदलते रहेगा। किस प्रकार से? जैसे अभी तो हमने 4 पेंसिल ही खरीदा था, उसके बाद हमको मन करेगा तो 10 भी पेंसिल तो खरीद सकते हैं। तो एक पेंसिल का मूल्य हर दुकान में सभी बराबर तो नहीं रहता है, इसी कारण से x का माना हुआ जो बात है, हम सभी को हमेशा मान चेंज होते रहता है। तो यहाँ पर x आता कौन है, x है कौन? तो कह सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी लेटर में जितने भी शब्द होते हैं ए से लेकर जेड तक, उन सभी को हम लोग चर पद में रखते हैं। यानी कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी, इस प्रकार से हम लोग चर पद कहते हैं। तो यहाँ पर चर पद तो समझ में आ गया, यानी कि चर हो गया ए टू जेड है, ए टू जेड है, यानी कि ए से लेकर जेड तक इसका मान हमेशा बदलते रहता है। और यहाँ पर दो चर ही लेना है, यानी कि ए से जेड तक में कोई भी 2 चर लेना है। 2 चर मान के चलिए कि कोई भी चर x ले लिए और कोई भी चर y ले लिए। तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे। और 2 चर यहाँ पर x y है, ठीक।
अब इसके बाद रैखिक आप सभी को पता होगा, जब समीकरण बहुपद पढ़ाए थे कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो घात के आधार पर बहुपद को बताए थे ऐसे तो 4 तरीके से होते हैं, 4 प्रकार के या 3 प्रकार के कह सकते हैं, लेकिन जितने घात बहुपद के ऊपर रहेगा सबसे अधिकतम उतने घात हम लोग कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई भी हम बहुपद ले लें कि x के पावर 4 प्लस में x के पावर 2 प्लस में ऐसे करके 0 लिखा हुआ है, ये 0 नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इतना ही है, ये 5 है। तो इसे कौन सा बहुपद कह सकते हैं? तो यहाँ पर पावर में 4 सबसे अधिक दिख रहा है, यानी कि चौघातीय बहुपद कह सकते हैं। और चौघातीय बहुपद कहने में थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, तो इसे बहुघातीय बहुपद कह सकते हैं, क्योंकि हमने त्रिघातीय बहुपद तक समझ पाए थे, त्रिघातीय बहुपद अच्छे तरीके से समझे थे। तो यहाँ पर बहुपद जो होता है वह घात के आधार पर 3 प्रकार के होता था। एक होता था रैखिक बहुपद, जिसके पावर रैखिक में होता था, पावर में 1 हो, पावर यानी कि घात में 1 हो, जैसे x के पावर कुछ नहीं तो 1 हो, इसी को रैखिक कहेंगे। अब इसके बाद द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या है? वैसी संख्या, वैसी बहुपद जिसके पावर में 2 हो, साथ में यहाँ पर दुई लगा है, दुई के मतलब 2 होता है, यानी कि x के पावर ऊपर में 2 हो, तो इसे द्विघात बहुपद कहेंगे। अब इसके बाद त्रिघात बहुपद आता है। तो त्रिघातीय बहुपद त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद यानी कि साथ में त्रि लगा हुआ है और त्रि का मतलब होता है 3, यानी कि जिसके घात पर, यहाँ पर घातीय, जिसका अधिकतम घात 3 हो, यानी कि x के पावर 3 होना चाहिए, तो इसे हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहते थे। हम लोग को यहाँ सिर्फ रैखिक बहुपद के बारे में समझना है। तो सबसे पहले कि 2 चर को समझ पाएँ कि 2 चर होगा अलग अलग, यानी कि x और y होगा। अब इसके बाद बहुपद रैखिक बहुपद, यानी कि पावर में 1 होगा, घात में कितना होगा? तो घात में घात 1 होगा, उसी को हम लोग रैखिक कहेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे मान के चलिए कि 2x के पावर 2 और प्लस में 4x प्लस में 5, इस प्रकार से इतना लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है, 2x के पावर 2 प्लस में 4x और प्लस में 4 लिखा हुआ है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? क्या इसे समीकरण कहेंगे, क्या इसे बहुपद कहेंगे? ये आप सभी को अच्छे से पता होगा। तो इसे हम लोग बहुपद कहेंगे। तो अब यहाँ पर समीकरण किसे कहते हैं? तो समीकरण उसे ही कहेंगे जिसके बराबर में 0 लिखा हो, 0 या कोई संख्या लिखा हो। 0 ही कोई ठीक नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं कि अभी इसके बराबर में 0 है, तो इसके इस तरफ से, बाएं तरफ से दाएं तरफ हम किसी भी संख्या को हम लोग ला सकते हैं और ले जा सकते हैं, यानी कि वैसी संख्या जिसके बराबर में कोई संख्या हो उसे हम लोग समीकरण कहेंगे। समीकरण समझ में आ गया होगा। यहाँ पर रैखिक बहुपद यानी कि इसके पावर में सिर्फ 1 होगा, यानी कि x 2 चर वाला, यानी कि x और y, और साथ ही बराबर में कोई 0 होगा। अभी सिर्फ यहाँ पर टॉपिक के बारे में समझाया जा रहा है, अभी चैप्टर चालू नहीं हुआ है। सबसे पहले तो एकदम सीधा सही तरीके से 0 लेवल से चलना है और समझकर सही कर पाना है। तो यहाँ पर ये तो हमें समझ में आ गया कि 2 चर है, यानी कि 2 चर वाला हो गया, पावर में 1 है, यानी कि 2 चर वाला रैखिक, और बराबर में 0 है, तो समीकरण हो गया। अब यहाँ पर रैखिक समीकरण तक काम हो गया है। अब लास्ट में यहाँ पर युग्म लिखा हुआ है, युग्म समझ लेते हैं। तो युग्म है क्या? आखिर ये है क्या दया? युग्म है क्या? इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर समीकरण तो समझ लिए कि बराबर में 0 होगा, इसे समीकरण कहेंगे। हाँ, इसे समीकरण कहेंगे। लेकिन युग्म के मतलब होता है कि जैसे शुरू में 2 चर था उसी प्रकार से यहाँ पर 2 समीकरण होना चाहिए। अब बात समझ में आई दया? तो यहाँ पर 2 समीकरण, यानी कि जैसे यहाँ पर x प्लस में y बराबर 0 लिखा हुआ है, x प्लस में y बराबर 0 लिखा हुआ है,
तो इसके साथ में क्या हम लोग a प्लस में b बराबर 0 करेंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर भी सेम इसी प्रकार के होना चाहिए, यानी कि साथ में x लगा होना चाहिए, साथ में y लगा होना चाहिए। इसे ही हम लोग समीकरण कहेंगे, समीकरण का युग्म कहेंगे। अब समझ में कुछ आ रहा है? जैसे कि यहाँ पर x है तो यहाँ पर कोई अंक साथ में लगा हुआ हो, कोई अंक साथ में लगा हो, तो इसे ही हम लोग युग्म कहेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो टॉपिक था पूरे तरीके से समाप्त हो चुका है। तो क्या आप लोग अब बोलिएगा कि हमारा चैप्टर समाप्त हो गया, अब हम 3.1 पूरा बना सकते हैं? तो ऐसा बात नहीं है। सिर्फ हमने टॉपिक को समझाया कि इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ना है और किस तरीके का प्रश्न रहेगा। तो सबसे पहले तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। दो चर के मतलब होता है कि साथ में x और y यानी कि दो अलग अलग चर होना चाहिए। और उसके बाद रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब होता है कि जिसका पावर एक हो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। और समीकरण के बराबर में 0 होना चाहिए, उसे समीकरण कहेंगे। और योग के मतलब, योग में मतलब होता है कि वैसा समीकरण जो 2 की संख्या में हो, यानी कि दोनों चर तो सेम हो, चर संख्या सेम हो, लेकिन उस समीकरण का संख्या कितना हो तो 2 हो। इसे ही हम लोग दो चरों वाली रैखिक समीकरण कहेंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठ जाता है, वह प्रश्न क्या है उसे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पावर में इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 1 है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर पावर में 1 है, यानी कि इसे हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। तो इसके बाद थोड़ा सा आप लोग बताइए, यहाँ पर लिखा हुआ है 9x के पावर 4 प्लस 7x के पावर 3, x नहीं यहाँ पर y कर देते हैं, y है। तो क्या इसे हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे? यहाँ पर 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा, रैखिक बहुपद हो गया? नहीं, गलत हो जाएगा बाबू। तो यहाँ पर इसे हम लोग घात के आधार पर देखेंगे कि इसका अधिकतम घात क्या है। तो अधिकतम घात के रूप में 4 है और वह संख्या x के पावर 4 है। तो इस प्रकार से हमारा ये रैखिक बहुपद तो नहीं है, लेकिन हाँ इसे समीकरण कह सकते हैं, क्योंकि बराबर में 0 लिखा हुआ है। एक और प्रश्न आता है जो कि आप सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। यहाँ पर लिखा हुआ है इस प्रकार से, एक प्रश्न तो ये आया, x के पावर 4 प्लस में y के पावर 3 बराबर में 0 था। और यहाँ पर एक और ले लेते हैं, x के पावर 2 y के पावर 3 बराबर में 7। कुछ भी अपने मान से, अपने मस्तिष्क के अनुसार कुछ भी यहाँ पर मान हम लोग ले सकते हैं। तो क्या इसे हम लोग द्विघात दो चरों वाला रैखिक समीकरण कह सकते हैं? तो ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके पावर में 4 है, इसके पावर में 3 है। और हमारा जो रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद, उसके घात में सिर्फ 1 होना चाहिए और 1 नहीं है। इस कारण से इसे हम लोग दो चरों वाली रैखिक समीकरण नहीं कहेंगे। दो चर वाली समीकरण कहेंगे, दो चर वाली समीकरण कह सकते हैं, लेकिन रैखिक समीकरण नहीं कह सकते हैं। अब इसके बाद एक और प्रश्न आता है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1/x प्लस 1/y और बराबर में 7 लिख देते हैं, और साथ ही 1/x माइनस में 1/y और बराबर में 4 लिख लेते हैं। क्या इसे भी हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे? साहब जल्दी बताइए, क्या इसे, यह बहुपद है, रैखिक बहुपद, दो चरों वाली रैखिक बहुपद है? जल्दी से बताइए तो कमेंट में। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये 1/x लिखा हुआ है, 1/x लिखा हुआ है। तो एक बात आप सभी को पता होगा कि कोई भी संख्या 1/x रहता है तो इसे और हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? तो इसे हम लोग, जैसे कि यहाँ पर x लिखा हुआ है हर के रूप में, जैसे ही इसको अंश के रूप में हम लोग ले जाते हैं तो इसका जो पावर 1 है, इसका जो पावर 1 है वो ऊपर जाकर माइनस में हो जाता है, यानी कि इन्वर्स में हो जाता है, x के पावर -1 हो जाएगा। तो इस कारण से आप लोग बताइए, क्या इसका पावर रैखिक है, घात में 1 है? नहीं, इसके पावर में -1 है, यानी कि 1 से छोटा है। तो इसे
इस कारण से हम लोग रैखिक बहुपद नहीं कर सकते हैं। तो अब आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, और ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न से आपको 1 नंबर का प्रश्न आप सभी को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, और नहीं पूछा जाएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ये पूरा 2 चरों वाली रैखिक समीकरण से आप सभी को 5 नंबर का ग्राफ बनाने के लिए मिलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई भी आप सभी लोग कोई भी परीक्षा देख लीजिए, 2000 कहीं से भी देख लीजिए, अगर आप सभी को नहीं समझ में आ रहा है तो जहिया से जिस दिन से क्लास 10th का एग्ज़ाम हो रहा है बोर्ड का, उस दिन से देख लीजिए। अगर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा रैखिक का, ये ग्राफ का अगर प्रश्न नहीं रहेगा तो फिर आप हम लोग बोल दीजिए, आप हमको बोलिए। यहाँ पर ग्राफ से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, और संख्या सिर्फ 1 रहता है, माने कि एक ही प्रश्न रहता है, और वो भी रहता है 5 नंबर के। तो इसे सही तरीके से समझते हुए जाना है और सही करते जाना है। तो चलिए अब इसके बाद क्या पढ़ना है उसके बारे में समझ लेते हैं। दो चर वाली रैखिक समीकरण के बारे में तो समझ गए। अब इसके बाद हम सभी को पढ़ना है कि इसको हल कितने तरीके से करेंगे। जैसे कि 2 चर वाली रैखिक समीकरण है, इसको कितने तरीके से हल किया जाता है। तो सबसे पहले तो इसे हल करने के लिए हम सभी के पास 2 विधि आता है। 2 विधि आता है, तरीका के बारे में अभी नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ विधि। इसका विधि है 2 विधि, और वह विधि क्या है? 2 विधि। एक तो होता है ग्राफीय विधि, एक होता है ग्राफीय विधि नंबर 1 में। यहाँ पर विधि हमारा लिखा हुआ गलत है, हमें पता है, लेकिन कोई कमेंट मत कीजिए कि यहाँ पर विधि लिखा हुआ गलत है। हमें पता है कि विधि लिखा हुआ गलत है, मतलब कि गलत है। सिर्फ आप लोग इसे समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर विधि इस प्रकार से लिखाता है, तो ये विधि है। इसको 2 चर वाली रैखिक समीकरण को ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 विधि आते हैं, और एक विधि है ग्राफीय विधि, और दूसरा जो विधि है वह है बीजगणितीय विधि। यही तो है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि यहाँ पर 2 तरीके से, 2 विधि से हम लोग इसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहला ग्राफीय विधि से और दूसरा बीजगणितीय विधि से। तो ये होता क्या है? बीजीय गणित और बीजगणित, और यहाँ पर ग्राफीय विधि क्या है? तो ग्राफीय निकालने के लिए आप सभी को ग्राफ का कॉपी लेना होगा, और बीजगणित ज्ञात करने के लिए आप सभी को सदा पन्ना लेना होगा, यानी कि मैथ का, जिसको हम लोग बचपन में खरीदा हुआ करते थे। यानी कि मैथ का कॉपी लेना है, उसमें बीजगणित को बनाना है, और ग्राफ को लेना है, उसमें ग्राफीय विधि से 2 चर वाली रैखिक समीकरण को बनाना है। जब हम क्लास 10th में थे तो एक कॉपी सिर्फ 20 रुपये वाला ग्राफ का लिए थे, उसमें सिर्फ 2 पन्ना 3 पन्ना बनाए थे और 5 नंबर कवरेज किए थे। तो आप लोग भी ऐसा ही कीजिए, और 2 पन्ना 3 पन्ना को रिवीजन कीजिए, और सीधा आप सभी का 5 नंबर आपके खाता में ऐड हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ग्राफीय विधि समझ लेते हैं, उसके बाद बीजगणितीय विधि। तो ग्राफीय विधि को समझने के लिए सबसे पहले एक बात बताइए कि यह क्या है। यहाँ पर ऐसे करके होता था, ये ऐसे करके होता था, और यहाँ पर एक मुख्य बिंदु होता था, यहाँ पर x और यहाँ पर x डैश। ठीक, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं कि ऐसा जो पाई रहता था उसे हम लोग एक तो कहते थे कि स्केल है, यानी कि सीधा स्केल है, या तो इसको हम लोग सरल रेखा कह सकते हैं कि सीधा जा रहा है, आगे भी जाएगा, यहाँ पर भी आगे जाएगा, यानी कि इसका रुकने का कोई भी नियम नहीं है, आगे चलता हुआ जाएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर देते हैं। यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 है, बाएं तरफ, बाएं से दाएं जाएंगे। अगर बोर्ड के हिसाब से बाएं जाएंगे, बोर्ड के हिसाब से बाएं इस तरफ होगा, और हमारे हिसाब से जिस तरीके से हम खड़े हैं उसके हिसाब से बाएं इस तरफ होगा। यानी कि बोर्ड के हिसाब से बाएं तरफ जाते हैं तो इधर प्लस में 1 होता है,
यहाँ पर प्लस में 2 होता है, प्लस में 3 होता है, प्लस में 4 होता है। यानी कि इसका मान हमेशा प्लस में आगे जाएगा और ये प्रक्रिया हमेशा चलते ही जाता है, इसको रुकने का कोई भी नाम नहीं लेता है, ये अनंत तक जाएगा। इसके बाद जो बराबर यह बिंदु है, ये हमारे अनुसार हमारा जो इस तरफ है राइट साइड, यानी कि राइट साइड जाएगा, तो यह क्या प्लस में जाएगा या माइनस में? तो यहाँ पर एक तरफ प्लस में तो एक तरफ माइनस में, यानी कि -1 -2 -3 -4 और इसी प्रकार से अनंत तक जाएगा। इसको अब रुकना नहीं है, जहाँ तक इसको जाना है वहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पर इसको तो हम लोग कहते थे, इसे संख्या रेखा कहते थे, एक संख्या रेखा है। यानी कि जैसे कि x का मान दिया है, x को संख्या रेखा पर दर्शाइए और x का मान 5 दिया हुआ है। x का मान इसी में से ले लेते हैं, x का मान 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो x को यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर x को x बराबर में 3 है, यानी कि 3 के स्थान पर 1 हमारा चल जाएगा संख्या रेखा पर। अब इसके बाद थोड़ा सा समझना है, ये तो हमारा क्लास 8 या 7 क्लास में ही पढ़ना था। आज हम लोग नया क्या करने वाले हैं, क्लास 10th में नया क्या करेंगे? तो क्लास 10th में इसके ऊपर से एक पाई खींचा जाता है यहाँ पर इस प्रकार से, और इस रेखा को हम लोग कहते हैं बाई, और नीचे में बाई डैश, और इसके नीचे में तीर लगा हुआ रहेगा। मतलब कि इसका भी अंत नहीं होगा, जहाँ तक इसका मन है वहाँ तक जा सकता है। यानी कि यहाँ पर ये बाई हो जाएगा, नीचे में बाई डैश। तो इसके मान में भी कुछ होता है, यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं, जैसे कि ऊपर में है, ऊपर में बढ़ रहा है, यानी कि प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ऊपर वाला जो होगा ये प्लस में 1 होगा, इसके बाद प्लस में 2 होगा, उसके बाद प्लस में 3 हो जाएगा, इसके बाद प्लस में 4 हो जाएगा, इसके बाद प्लस में 5 हो जाएगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे जा रहा है, यानी कि इसका मान घट रहा है, घट रहा है मतलब कि ये माइनस में जाएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर में 100 ले लेते हैं, 100 से 99, 98, 97 ऐसे करके, नहीं, यहाँ पर इसको माइनस में लिखेंगे, -1 -2 -3 -4, इसी प्रकार से और भी नीचे कर सकते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं ग्राफीय विधि। यहाँ पर हम सभी को x का मान और y का मान दिया रहेगा। जैसे कि x का मान आप सभी को एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल के अनुसार कि कहाँ पर उसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो कि x का मान हमारे पास आ जाए, x का मान 4 दिया हुआ है, x का मान 4 दिया हुआ है और साथ ही y का मान -3 दिया हुआ है। तो बताइए कि यह कहाँ पर जाएगा, कौन सा पाद में, कौन सा घर में इसका स्थान मिलेगा? तो यहाँ पर देखिए कि y का मान -3 है और x का मान +4 है। तो सबसे पहले तो कि 4 जाना है, वो भी प्लस में, इधर आते हैं तो माइनस में है, इधर जाते हैं तो प्लस में, यानी कि x हमारा 4 यहाँ पर है, x 4 आ गया। अब यहाँ पर y का मान -3 दिया हुआ है, -3। अब देखिए माइनस ऊपर में जाते हैं तो प्लस है, नीचे में आते हैं तो माइनस है, यानी कि हमको माइनस में नीचे की ओर जाना है। तो -3 खोजते हैं, -3 यहाँ पर है, -3 यहाँ पर है, यानी कि इन दोनों को जब एक साथ मिलाते हैं तो इसका स्थान यहाँ पर आएगा। यानी कि x और y यहाँ पर लिखना चाहें तो x का मान 4 और y का मान -3, और इसको सीधा रेखा भी खींच सकते हैं और नहीं तो सीधा छोड़ भी सकते हैं। ठीक, इतना हम सभी को समझना था। अब इसके बाद हम सभी को प्रश्न के अनुसार चलना होता है। प्रश्न के अनुसार देखेंगे कि प्रश्न में कैसे कैसे बनाने के लिए मिलता है।
ग्राफीय विधि आप सभी को समझ में आ गया होगा, ऐसा आशा करते हैं। अब इसके बाद हम सभी को पढ़ना है, वह पढ़ना है बीजगणितीय विधि से। और बीजगणितीय विधि में जो तरीका होता है वह चेंज होता है। जैसे कि ग्राफीय विधि को हम लोग सिर्फ एक तरीका से बना सकते हैं, लेकिन बीजगणितीय विधि में जो होता है उसका 3 अलग अलग विधि होता है, 3 अलग अलग विधि। और वह अलग अलग विधि कौन सा है? जैसे कि बीजगणितीय में ये तरीका दूसरा है। सबसे पहला हो जाएगा इसका बीजगणितीय का सबसे पहला जो होता है वह होता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद दूसरा नंबर में होता है विलोपन विधि। दूसरा तरीका होता है विलोपन विधि। और नंबर 3 में होता है ब्रजगुणन विधि। ब्रजगुणन विधि, ब्रजगुणन विधि। तो यहाँ पर हम लोग बीजगणितीय विधि के आधार पर 3 तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो इतना बात आप सभी को समझ में सही तरीके से आ गई होगी। तो एक बात आप सभी को कह देते हैं। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर रेड कलर का होगा और रेड पेन से भी लिख रहे हैं इस प्रकार से SUBSCRIBE, इस प्रकार से होगा। इसको जल्दी से इसे क्लिक कीजिए, इतना क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसमें घंटी का निशान आ जाएगा। 3 तरीके से आता है। एक प्रकार का ऐसा रहेगा, सबसे पहले ऐसा रहेगा, शायद ऐसा रहता है, ऐसे हो जाएगा। फिर इसके बाद ऐसा हो जाएगा और इसमें ऐसा ऐसा कुछ पाया जाता है। तो जो ये वाला है ऑल का निशान है, इसको जल्दी से आप लोग क्लिक करके ऑन कीजिए, ताकि आगे का वीडियो जो होगा इसमें ग्राफीय विधि के आधार पर 3.1 का एग्जाम्पल और जो उसमें प्रश्न दिए गए हैं उन सभी को हल करेंगे। और उसके बाद 3.2 भी है जो ग्राफीय आधार पर ही है, यानी कि 3.1 और 3.2 को ग्राफीय विधि के आधार पर सॉल्व करेंगे। और उसके बाद 3.3, 4, 5 3 प्रश्न है, उसको हम लोग ये बीजगणितीय विधि के आधार पर सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग सही तरीके से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। इसके बाद रेगुलर क्लास होगा, आप लोग मिस न कीजिए, ताकि आगे का हमारा प्रश्न सही हो, गलत ना हो पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।